बिजली महंगी हुई आम आदमी के लिए इस गर्मी की शिद्दत में जो एक रिलीफ लेने का ज़रिया होता है, घर में पंखे चला लिए, कूलर चला लिया, और उस पर बिजली के जो प्राइसेस जब बढ़ी तो आवाम ने रुक किया सोलर पैनल्स का। लेकिन अब जो एक मायूसकुन खबर सामने आ रही है कि सोलर पैनल्स पर भी टैक्सेशन जो है वो बढ़ रही है, उस पर 18% इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़ जो है वो सामने आ रही है। ये कितना प्रैक्टिकल है और इससे क्या असरात मुरतब होंगे, हम पहले बात कर लेते हैं तैमूर साहब से। तैमूर साहब ये बताइएगा, इस इजाफी टैक्सेशन से हुकूमत को क्या हासिल होगा? कोई बहुत बड़ा कोई रेवेन्यू जनरेट हो सकता है इस तरह से? सोलर पे टैक्सेस लगाने का हुकूमत की रेवेन्यूज़ पे कोई बड़ा असर नहीं होने देता। अच्छा, उनको असल में परेशानी इस बात की है कि जैसे जैसे पब्लिक सोलर पे स्विच कर रही है, ग्रिड से बिजली नहीं खरीद रही जी, उसके नतीजे में हुकूमत को कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ रही है। जो कि एस्टिमेटेड 2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हैं, कुछ बिल्कुल। 2.8 ट्रिलियन पे भी एस्टिमेट्स हैं, कुछ 2.1 ट्रिलियन पे हैं। जी, तो उनका ये ख्याल है कि अगर सोलर पे हम टैक्स लगा दें और सोलर की फैलाव को रोक दें तो शायद लोग ग्रिड से ज़्यादा बिजली खरीदें। इसी की मद में उन्होंने ये भी सोचा कि एआई और आईटी सेक्टर जो एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती हैं उनको बल्कि रिलीफ दे दें हम, और उनको सस्ती बिजली दे दें। अच्छा, ताकि वो पाकिस्तान में आ जाएं। इसका भी कोई बहुत बड़ा मेरे नज़दीक फ़ायदा नहीं होगा, अगरचे ये बात दुरुस्त है कि जो एनर्जी इंटेंसिव किस्म की इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। परहैप्स पीएसडीपी के ज़रिए सपोर्ट करें, दूसरे मैकेनिज़म्स के ज़रिए सपोर्ट करें, ठीक, मगर इससे रेवेन्यू पे कोई असर नहीं, खास असर नहीं पड़ेगा। तैमूर साहब ने जिस तरह कहा कि ये इकदाम आवाम को परेशान तो ज़रूर कर सकता है, लेकिन खासा मईशत में कोई इजाफी रोल प्ले नहीं कर सकता। कामरान साहब, आप कहिएगा, हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा जो कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश किया गया, उसमें वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से ये कहा गया कि हम सेटिस्फाइड हैं और हमारी नज़र में हम कोशिश यही करें कि जो बजट आने वाला है वो आवाम के लिए रिलीफ का बाइस बनेगा। आपकी आने वाले बजट से क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आने वाले बजट से जो आज अनाउंस होगा गालबन जी, कोई ख़ास तवक्कुआत नहीं है। आई थिंक एक न्यूट्रल बजट होगा। थोड़ा सा रिलीफ सैलरीड क्लास को मिलेगा 2-2.5% का टैक्सेशन में। बाकी मैं कोई बहुत ज़्यादा बजट से तवक्कुआत नहीं रख रहा। हम वैसे ही एक बड़े कड़े आईएमएफ प्रोग्राम है, 37 महीने के आईएमएफ प्रोग्राम है जो सितंबर 2024 में स्टार्ट हुआ था। लिहाजा मेरी को ख़ास ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अब सोचना चाहिए कि कल जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ हुआ है उसमें उन्होंने ग्रोथ तो शो किया, मेरा ख्याल है 2.5% की टारगेट 3.5 का था, लेकिन उसमें जो देखने वाली बात और लम्हा फ़िक्री है वो ये है कि आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 3.5% से कॉन्ट्रैक्ट हुई है, माइनस हुई है। आपकी एग्रीकल्चर भी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। सिर्फ थोड़ी सी ग्रोथ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में आई है जी, या जानवरों की स्लॉटरिंग में आई है। जी, उसके अलावा आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर वो नेगेटिव है, आपका एग्री वो नेगेटिव है, और अच्छा कामरान साहब, बड़ी आपने ज़बरदस्त पाकिस्तान तरफ की इशारा किया है। बैकबोन। हम हमेशा देखते हैं कि हमारी वजारत ख़ज़ाना और बिलखुसूस जो भी वज़ीर ख़ज़ाना आते हैं वो ये कहते हैं कि हमें एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी को जो है वो फोकस करना है और हमारे अपना दारोमदार एक्सपोर्ट्स पे लेकर आना है, और हमारी टेक्सटाइल जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स का जो हिस्सा है वो टेक्सटाइल से जाता है, हम जिधर भी उधर देख लें। तो मुझे ये बताइएगा कि जो रनिंग फिस्कल ईयर है उसमें जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ वज़ा की गई वो क्या आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई? नहीं, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं साबित हुई थी। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने 2022 में एक पॉलिसी लॉन्च की थी जिसका नाम ईएफएस था, एक्सपोर्ट स्कीम। अनफॉर्चुनेटली वो पिछले साल उसको ख़त्म कर दिया गया था। डोमेस्टिक वैल्यू चेन के लिए या डोमेस्टिक सनत के लिए इम्पोर्ट स्टेज पे खुली रखी गई। हमने जाके वज़ीर ख़ज़ाना साहब को पिछले साल समझाया कि इसके क्या मनफी असरात होंगे। एक है एक्सपोर्ट बढ़ाना और दूसरा है इम्पोर्ट के बिल को नीचे लाना। आपने दोनों चीज़ों पे एट ए टाइम काम करना है। खाली एक्सपोर्ट बढ़ाना और इम्पोर्ट भी बढ़ाना ये एक जीरो सम गेम है। आपने एक तरफ एक्सपोर्ट बढ़ानी है एंड दूसरी तरफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन करनी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने मुल्क में बनाएं। उससे हुआ क्या कि ईएफएस की स्कीम SRO 1125 की रिप्लेसमेंट थी जो जीएसटी फ्री करता था पूरी रजिस्टर्ड चेन को। उन्होंने पिछले साल बगैर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिए पूरी डोमेस्टिक सनत के लिए ख़त्म कर दी। नतीजा क्या हुआ
कि हम एक इम्पोर्टिंग नेशन बन गया है, इसलिए पिछले 4-5 महीनों से हम एक ट्रेड डेफिसिट पर वापस चले गए हैं, क्योंकि आपने डोमेस्टिक सनत पे 18% जीएसटी फिर से लागू कर दिया और आपने इंपोर्ट करके कोई भी चीज 18% जीएसटी से उसको इस्तिस्ना दे दी, यानी कि कोई चीज आप मंगाएं, गारमेंट हो, कोई इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट हो अंडर ईएफएस या मशीन हो, वो 18% जीएसटी फ्री एंड डोमेस्टिक पे 18% जीएसटी लगा दिया, जिससे डोमेस्टिक सनत तबाह होगी। आपने हाल ही में देखा होगा, कपास डोमेस्टिकली खरीदें 18% जीएसटी, इंपोर्ट करें कहीं से भी तो वो विदाउट जीएसटी, तो उससे आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हुआ है। वो उसके लिए हमने एप्टमा प्लेटफॉर्म से बड़ी जिद्दोजहद की है कि या हमारी प्रोडक्ट यार्न एंड फैब्रिक को इससे निकाल दिया जाए, या फिर पूरे के पूरे ईएफएस पे 18% लगाया जाए एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए। तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ पिछले 1 साल में, सिर्फ ये हुआ कि 22% का काइबर 11 पे आया है, 45-50 रुपए की बिजली 30-31 रुपए पे आई है, लेकिन उसके लिए हमने शोर बहुत मचाया है। टैक्स तो बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन टैक्स नेट किस तरह बढ़ाया जाए, सेक्टर्स को किस तरह से टैक्स नेट में लाया जाए, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के लिए हम रुक करेंगे तैमूर साहब का। तैमूर साहब, ये बताइएगा, जिस तरह मियां शाह साहब ने एक तरफ इशारा किया, और ये बड़ा ज़रूरी बात है कि टैक्सेस तो आप इम्पोज करी जा रहे हैं सैलरीड क्लास पर या डॉक्यूमेंटेड जो क्लास है आपकी, उस पर आप पहले जो टैक्स तले दबी है जो ऑलरेडी दे ही रहे हैं फोर्सफुली या चाहते हुए ना चाहते हुए, लेकिन जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, रियल एस्टेट सेक्टर आता है और इस तरह के बहुत सारे सेक्टर्स हैं, आप क्या समझते हैं टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए? आपने सुनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता रोज़ औरंगज़ेब साहब की भी, तो आप बताइए कि टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं हुकूमत के पास? मेरा ख्याल है एक तरफ तो जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं उनको बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स एग्जेम्पशंस जो कि सिर्फ सेल्स टैक्स पर दी जाती हैं, उसमें 4.25 ट्रिलियन रुपीस छोड़ दिए जाते हैं। इसी तरह एक और रिपोर्ट के मुताबिक जो इनकम टैक्स पे एग्जेम्पशंस दी जाती हैं, वहाँ पे 800 बिलियन रुपीस छोड़ दिए जाते हैं। 800 बिलियन, जी हाँ। और ये अक्सर जो एग्जेम्पशंस हैं ये कारोबारी लोगों को दी जाती हैं, ये सैलरीड लोगों को, मुलाजमत करने वाले लोगों को नहीं दी जाती। तो टैक्स नेट ब्रॉडन करने के बजाय, क्योंकि सैलरीड लोग तो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं और दोनों तरफ से दे रहे हैं, इनडायरेक्ट भी दे रहे हैं और डायरेक्ट अपनी सैलरी में भी दे रहे हैं। बिल्कुल। इस चीज़ को हुकूमत को देखने की ज़रूरत है कि जो एग्जेम्पशंस उन्होंने दी हुई है सेल्स टैक्स के हवाले से भी और इनकम टैक्स के हवाले से भी, उनको ख़त्म करें तो ठीक ठाक रेवेन्यू आ जाए। ठीक ठाक रेवेन्यू आ जाए। अच्छा तैमूर साहब, ये हमारी हुकूमत जो इस वक्त चल रही है और उसने जो एक हिस्टोरिक अचीवमेंट जो क्लेम वो करते हैं वो है करंट अकाउंट का सरप्लस होना। और अगर हमने देखा है कि लास्ट ईयर की बात करें, इस रनिंग फिस्कल ईयर से पहले वाला जो ईयर था, 1.3 बिलियन डॉलर्स का हमारे पास डेफिसिट था, जिसको ओवरकम किया गया आईटी एक्सपोर्ट से और हायर रेमिटेंसेस के ज़रिए। जब हम अपने फेडरल रिजर्व्स की बात करते हैं तो उसको ज़्यादा दारोमदार हमें दिखाई देता है ये फॉरेन रेमिटेंसेस पर और आईटी एक्सपोर्ट्स पर। आप क्या समझते हैं ये जो करंट अकाउंट का सरप्लस होना है, ये किस तरह की अचीवमेंट है, और इसका मैक्रो के अलावा अगर हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात करें निचली सतह पर क्या फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान की मैशत को? गवर्नमेंट की एतबार से यही बड़ी अचीवमेंट्स हैं। अच्छा, एक तो उन्होंने फॉरेक्स बढ़ाया है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा ये कि वो इन्फ्लेशन अंडर 5% ले आए हैं, 4.6 के करीब, ये भी एक अचीवमेंट है, इसमें कोई शक नहीं। और इसके नतीजे में मैक्रो इकोनॉमिक, लेकिन ये कोर इन्फ्लेशन है जिसकी आप बात करें, हेड ऑन नहीं है, ठीक है। तो और ओवरऑल इकोनॉमी भी अब 410 बिलियन को क्रॉस कर गई। तो ये 3 उनकी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, मगर एट द एक्सपेंस ऑफ द पब्लिक एंड वेलफेयर। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि इस वक्त पाकिस्तान में 45% लोग गुर्बत की सतह से नीचे गिर चुके हैं। बिल्कुल। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपको इन्फ्लेशन में, फॉरेक्स में नज़र आती है, ये इसका कोई वेलफेयर पे इम्पैक्ट अच्छा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एट द एक्सपेंस ऑफ श्रिंकिंग द इकोनॉमी की गई। इंडस्ट्री भी श्रिंक हुई है, एग्रीकल्चर भी ग्रो नहीं कर रहा, सर्विसेज भी कोई खास ग्रो नहीं कर रही, एक आधे सेक्टर के अलावा। दैट इज द रियलिटी। और ये सारा स्टेबिलिटी का मैकेनिज्म बेसिकली बाहर से कर्जा लेने के नतीजे में हुआ। तो इसलिए मैं इसको कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं समझता। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं समझते। तैमूर साहब की गुज़ारिश। नाज़रीन,